हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड्स में बातचीत करेंगे कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक क्या है। सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो अभी तक हम जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं इक्विटी वाले भी हो सकते हैं, डेट फंड भी हो सकते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। राइट, वैसे तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है, यही मेन चीज़ है। राइट, और बेसिकली ये इक्विटी है या डेट है या उसका मिक्सचर है। तो मोटी मोटी बात करें तो या तो लोन है या फिर इक्विटी है। यानी कहीं आप किसी कंपनी में ओनरशिप लेते हैं तो उसके शेयर्स लेंगे। राइट, तो म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और शेयर्स पर जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है डिविडेंड। करेक्ट। यानी अब जो कंपनी ने सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर से लिया वो तो केवल और केवल म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत लिया, और वो पैसा जैसे मर्जी आगे किसी कंपनी में लगा रहे हैं, हालांकि डिस्क्लोजर करेंगे, लेकिन वो किसके नाम से होगा, वो म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से होगा। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो ये पैसा इन्वेस्ट करेगी अपने नाम से। तो इसका मतलब जब वो शेयर्स पर डिविडेंड आएगा ना, तो मेरे दोस्तों वो डिविडेंड भी कंपनी के नाम से आएगा, यानी कंपनी को मिलेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलेगा। राइट, अब उसका कुछ हिस्सा वो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड ओनर्स को, जो भी उसके यूनिट्स के ओनर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ देगी, या फिर वो पैसा री इन्वेस्ट करेगी। लाइक वाइज अगर वो डेट फंड है, और यानी अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने वो सारा का सारा पैसा या उसका कुछ हिस्सा, जो भी हिस्सा डेट्स में लगाया हुआ है, लोन दिया हुआ है किसी कंपनी को, तो भैया उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये जो पैसा लगा हुआ है उस पर ये दो तरह की कमाई हो रही है। तो सबसे पहले जब प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक की बात होती है तो भाई सबसे पहले पूछा जाएगा, ये बताओ कि भाई तुमने इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम जो अर्न की है, या दोनों अर्न जो की हैं, वो कितनी की हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी करने वाली है, जो भी ऑलरेडी या फिर उसने होल्ड की हुई है, उस पर या तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड। तो स्कीम में जो भी पैसा लगा हुआ है उस पर ये दो तरह की इनकम आती है, और ये जितनी ज़्यादा इनकम आएगी उतना ही फ़ायदा इस म्यूचुअल फंड को होने वाला है, और अल्टीमेटली उसका रिटर्न जो है वो यूनिट होल्डर्स को भी मिलेगा। इसके अलावा अब म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया आपने, लेकिन आपको तो ये नहीं पता ना कि आपने ये शेयर्स कब बेचे कंपनी ने, म्यूचुअल फंड कंपनी ने। भाई जैसे जैसे खरीदे अपनी होल्डिंग आपको डिक्लेयर कर दी, लेकिन बीच में कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ गए तो उन्हें लगा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया मौका है, चलो इस कैपिटल गेन को रियलाइज कर डालते हैं। यानी उन्होंने एक तरफ शेयर्स जो परचेज किए थे किसी कंपनी के, उन्हें लगा कि हाँ भाई अब ये शेयर्स जो है काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, तो अब हमें यहाँ से थोड़ी इन्वेस्टमेंट निकालनी चाहिए, कहीं और डालना चाहिए। तो जो मान लो 100 रुपये का शेयर लिया था, अगर वो 150 का हो गया तो 50 रुपये का कैपिटल गेन हो गया। राइट, तो इसीलिए वो निकाल के कहीं और लगा दिया 50 रुपया, 100 रुपया लगे रहने दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या मान लो वहाँ लगा कि अब ये ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो किसी और कंपनी में लगा देंगे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंपनी में उन्होंने लगाया था वो कंपनी जो है बुरा परफॉर्म करने लग गई, तो वो सारा का सारा पैसा वापस निकालना पड़ा। जो 100 रुपये का शेयर लिया था वो रह गया 80 रुपये का, यानी 20 रुपये पर शेयर का उन्हें लॉस हो गया। तो अब म्यूचुअल फंड कंपनी कहेगी भैया ये तो लॉस हो रहा है, चलो एक काम करो, इस लॉस को बुक कर लो, 20 रुपये का लॉस दिखा दो, 80 रुपये निकाल के कहीं और जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो ऐसे केस में उन्हें कैपिटल लॉस हो गया। तो ये दो चीज़ें जब रियलाइज हो जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली रियलाइज हो गया ये अमाउंट, इसीलिए उसे बोलते हैं रियलाइज्ड कैपिटल गेन्स या रियलाइज्ड कैपिटल लॉस। तो जब वो चीज़ रियलाइज हो गई है, जो वो श्योर हो गया कि भैया हमें बेचने के बाद है तो प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, उस परचेज और सेल के दौरान जो पैसा कमाया वो गेन है, या जो गवाया वो है कैपिटल लॉस। क्योंकि ये रियलाइज हो चुके हैं, इसीलिए रियलाइज्ड कैपिटल गेन और रियलाइज्ड कैपिटल लॉसेस कहा जाता है। एज द केस में भी, यानी लॉस होगा तो रियलाइज्ड कैपिटल लॉस, गेन होगा तो रियलाइज्ड कैपिटल गेन। अब इसके अलावा और एक चीज़ होती है कि बहुत बढ़िया शेयर चल रहा है लेकिन अभी बेचा नहीं। मार्केट में जो हमने शेयर 100 रुपये का लिया था भैया वो 200 का हो गया, अब तो बहुत बढ़िया है, क्या बेचे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसकी और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, तो लेके बैठे रहो। यानी 100 का वैल्यूएशन बन गया 200। तो आज की डेट में वो यूनिट कैपिटल की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो एनएवी है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, नेट एसेट वैल्यू, तो उसे बोलते हैं वैल्यूएशन गेन। ठीक है ना, वो वैल्यूएशन गेन है। क्यों वैल्यूएशन गेन बोला? क्योंकि केवल उसका वैल्यूएशन लगा है मार्केट में, वो बेच करके अभी रियलाइज नहीं किया। तो वो गेन तो है, वो कैपिटल गेन तो है, मगर कैसा वैल्यूएशन गेन है, वो रियलाइज्ड कैपिटल गेन नहीं है।
उसी तरह से मान लीजिए जो शेयर्स खरीदे थे वो किसी कारणवश नीचे चले गए, जैसे मान लो कोरोना आ गया तो भैया एकदम उसके प्राइसेस नीचे चले गए थे, शेयर मार्केट गिर गई, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो भी आप लोगों ने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी अल्टीमेटली शेयर मार्केट में था, वो भी शेयर्स नीचे गिरे तो वो लॉस हुआ। अब वो जो कैपिटल लॉसेज हुए उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी बुक मत करो, अभी इसे शेयर्स को बेचो मत, अपने पास रखे रखो, आने वाले समय में शेयर्स बढ़ने की, शेयर्स के प्राइस बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, तो अभी लॉसेज तो हैं मगर रियलाइज मत करो, वैल्यूएशन ही तो कम हुआ है तो क्या दिक्कत है, वैल्यूएशन ही तो कम हुआ है मार्केट में, हमने जो शेयर 100 का लिया था वो 90 का रह गया, चिंता मत करो, क्योंकि पहले हमने जब 100 का लिया था तो उस समय वो 180 हो गया था, लेकिन मार्केट गिरी तो वो 90 पे आ गया, 180 से 90 पे, तो आगे आने वाले समय में बढ़ जाएगा, चिंता मत करो, अभी कैपिटल लॉसेज हैं मगर रियलाइज मत करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यूएशन का कैपिटल लॉस है, अभी रियलाइज नहीं किया, लेकिन किताब में दिख रहा है यार देखो हमने 100 रुपये जो लगाए थे वो 180 हो गए थे एक टाइम पे, इतना बढ़िया रिटर्न था, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट टाइप हुआ, कुछ कोरोना आ गया और शेयर मार्केट एकदम धम से नीचे गिरी, तो इसी कारण से उसकी वैल्यू गिर गई, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बेचने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट अभी भी ओन्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम है, अभी भी उनके पास है, लेकिन मार्केट में जो उनका कोटेड प्राइस है या तो वो ज़्यादा है या वो कम है, अगर वो ज़्यादा है तो वो कैपिटल गेन को बताता है, और अगर वो लोअर है उस प्राइस से तो वो कैपिटल लॉस को बताता है, लेकिन कैसा, वैल्यूएशन का कैपिटल गेन और वैल्यूएशन का कैपिटल लॉस। तो अब आपको आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई होगी कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस रियलाइज तब होंगे जब उन शेयर्स को बेच दिया जाएगा या उस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लिया जाएगा, जैसे कि डेट वाली इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लिया, या फिर यानी हमने जिसको लोन दिया था उनसे वापस ले लिया पैसा, और या फिर वो केवल वैल्यूएशन है, मार्केट में कोटेशन उसकी ज़्यादा या कम है, अभी हमने उसे बेचा नहीं है। तो आपने ये 6 चीज़ें देख ली, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रियलाइजेशन का कैपिटल गेन, रियलाइजेशन का कैपिटल लॉस, वैल्यूएशन का कैपिटल गेन और वैल्यूएशन का कैपिटल लॉस। अच्छा जी, अब वैल्यूएशन गेन क्या हो गया, सिक्योरिटीज का मार्केट प्राइस उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा हो गया, जैसे कि मैंने बताया 100 का शेयर था वो मार्केट में बढ़ के 200 हो गया भैया, या वैल्यूएशन का कुछ लॉस हो गया, मार्केट में जो सिक्योरिटी प्राइस आज की डेट में बोला जा रहा है वो 90 बोला जा रहा है, लेकिन हमने तो 100 में लिया था, ये है वैल्यूएशन का लॉस, रियलाइज्ड नहीं है, बेचा नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी म्यूचुअल फंड चलाए जाएंगे तो भैया उसमें लोग आएंगे, उसको मैनेज करने के लिए एक रिसर्च की टीम आएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे जो है वो स्कीम के एक्सपेंसेस होते हैं। रनिंग द स्कीम लीड्स टू इट्स शेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका जो हिस्सा है शेयर का, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है वो भी इसमें आता है, और वो क्या कहलाता है, वो स्कीम के एक्सपेंसेस हम उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी चीज़ें आपने देख ली कि इंटरेस्ट मिला तो भैया प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड मिला प्रॉफिट हुआ, रियलाइज्ड वैल्यूएशन गेन हुआ तो वैल्यू बढ़ गई एनएवी की, ठीक है ना, वैल्यूएशन का कैपिटल गेन हुआ तो भी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन रियलाइजेशन का लॉस हो गया, कैपिटल लॉस, वैल्यू घट गई, या फिर वैल्यूएशन का जो मार्केट कोटेड प्राइस था वो घट गया, वो कैपिटल लॉस हो गया तो गिर गया, और स्कीम के एक्सपेंसेस भी माइनस हुए तो भी गिर गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैन बी सेड टू हैव बीन हैंडल्ड प्रॉफिटेबली, अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो लॉस है, अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। तो जो हमने अभी प्रॉफिटेबिलिटी मीट्रिक की बात की, जो हमारे पास इनकम आई ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट की इनकम हो या डिविडेंड की इनकम हो, रियलाइज्ड कैपिटल गेन आए वो प्लस कर दिए, वैल्यूएशन के कोई कैपिटल गेन्स आए प्लस कर दिए, रियलाइज्ड कैपिटल लॉस आया माइनस कर दिया, वैल्यूएशन का कैपिटल लॉस आया, ये भी कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस ही है, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो भी माइनस कर दिया क्योंकि उसके कारण रिडक्शन हो गई वैल्यू में, स्कीम के एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए। अब जो बचा वही उसकी नेट एसेट की वैल्यू है। आपको याद होगा कि मैंने क्लोजिंग आपको दिखाई थी कि पूरे साल में शुरुआत ऐसी हुई और एंड में उसका वैल्यूएशन इतना हो गया, बिगिनिंग में इतना था, एंड में इतना हो गया, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट निकाल के आपको मैंने दिखाई थी, राइट, ये वही तो कहानी है। सो व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल, जो ट्रू वर्थ ऑफ यूनिट है वो बढ़ जाती है, दैट गोज अप, ठीक है ना, यूनिट का वैल्यू, यूनिट की वैल्यू हमने निकाली थी,
याद आया कि नहीं आया? किसी में हमने 14 रुपये बना दी थी, 10 की जगह 14 हो गई या 10 की जगह 15 हो गई थी साल के अंत में, वही कहानी है। लेकिन अगर वहीं लॉस हो गए होते तो माय डियर फ्रेंड्स उसकी ट्रू वर्थ गिर जाती। इज दैट सो और नॉट? तो वही सारी की सारी कहानी नेट एसेट वैल्यू की है जो हमने वहां पर सीखी थी। माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रू वर्थ है नेट एसेट वैल्यू की, वो उसे यूनिट में हम बताते हैं, ठीक है ना, कि एक यूनिट की नेट एनुअल वैल्यू कितनी है, ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द स्कीम। और ये मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था कि नेट एनुअल वैल्यू जो है किस तरीके से देखी जा सकती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि आपको सीधा करना क्या है, आपको moneycontrol.com पे जाना है और moneycontrol.com में जाके अब आपको सीधा फंड्स में जाना है, फाइंड फंड करना है। फाइंड फंड करने के बाद आपको देखना है कि देखो कितनी एनएवी है उस पर्टिकुलर, किसी को भी फंड को निकाल लो, उसकी एनएवी जो है आपको वहां पर नज़र आ जाएगी क्लोजिंग। सो ये देखिए, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड है, इसकी एनएवी 67 रुपीज़ 12 पैसे है। ये चला था, ये 28 जुलाई 2023 के दिन एनएवी है। यानी एनएवी बदलती रहती है, जाहिर सी बात है, शेयर मार्केट में जो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी उसके कारण ये वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज तो होगी, ये तो पक्की बात है। बोलिए यस और नो। तो आगे अगर हम और किसी फंड की बात करें तो आइए ज़रा कुछ और फंड्स को देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने कोई भी रैंडम कुछ भी उठा लो, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो भाई जब इसकी डिटेल देखोगे तो यहाँ पर इसकी एनएवी आपको नज़र आ रही है 233 रुपये 713 पैसे, ठीक है। ये भी डेट आपको 28 जुलाई नज़र आ रही है। तो ये जो एनएवी की कहानी है, ये सब वो आइटम्स जो हैं जो हमने देखी वो प्लस माइनस होने के बाद की बातें हैं, ठीक है। यानी हर एक केस में आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगी चीज़। तो ये मैंने आपको फ़िल्टर्स जो है वो दिखाए थे बहुत सारे, है ना। तो ये उनके नामों के साथ था, ठीक है। टॉप 5 AMCs, इन सब की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इनका हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और आने वाले समय में इसका डिस्कशन होगा। तो एनएवी सबकी जो है यहाँ पर दिखाने की, एनएवी डिटेल्स मैं सबकी दिखा दूँ आपको, देख लेता हूँ ज़रा। अगर एक साथ सबकी दिखाई दे जाए हमें तो ये लीजिए, अब ये देखो हर एक की एनएवी आप देख सकते हो। ऊपर देखा ना आपने, हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ था, एक ऊपर इसमें ऑप्शन दिया हुआ था ना, रिटर्न्स देखना चाहते हो सबकी सिप के रिटर्न्स देखना चाहते हो, रिस्क रेशोज, पोर्टफोलियो, एनएवी डिटेल, अभी उसको छोड़ दो, बाकी सब चीज़ों को, केवल एनएवी डिटेल देखो। तो हर फंड की HDFC टैक्स सेवर फंड एनएवी 28 जुलाई के दिन ये रही 986 रुपीज़ 3.381 पैसे। उसी तरह से देखो पूरी एनएवी की लिस्ट है, राइट सर। ये AUM क्या होता है जी? ये एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है जी, इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अभी अगला वीडियो इसी पर होगा, लेकिन फ़िलहाल आप एनएवी जो है यहाँ से आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने एनएवी के हिसाब से उसको ऊपर नीचे करना हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो बिल्कुल ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया। अच्छा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, एडवर्टाइजमेंट को भूल जाओ। बाकी फंड्स को देखो यहाँ से 275925591403130012401130, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये लो असेंडिंग में बनाना चाहते हो तो ये असेंडिंग में हो गया। एडवर्टाइजमेंट वाले को छोड़ दो, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ऐड है उसको छोड़ दो। ये देखो 17, 18, 19, 20, 21.11, 21.60, 22.03, 22.22, तो ये बढ़ते हुए क्रम में आ गया। तो इसी तरीके से एनएवी जिसकी कम है उसके हिसाब से भी आप इसको सर्च कर सकते हो moneycontrol.com पे, ठीक है। ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि moneycontrol.com क्योंकि फ्री है भाई, आसानी से आप सबको ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं, इसी का हम यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई इसका प्रमोशन नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से हम इसको देख सकते हैं, जो भी चीज़ देखनी हो, दैट इज़ वाई दिस इज़ बीइंग शोन टू यू। तो अब ये बातें हमें सारी की सारी समझ में आ गई कि वो एनएवी जब बढ़ जाती है अल्टीमेटली तो हमें लगता है हाँ कि ये फंड बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो अच्छी तरह से काम सीखा, इसको बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, बार बार अच्छी तरह से जो जो मैंने इसके पॉइंट्स बताए उसको याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।